ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡਾ 24/7 ਚੈਨਲ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਉਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡਾ 24/7 ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਐਪ ਅੱਡਾ 24/7 ਨੂੰ। A very good afternoon to you all. My name is Nitika Gupta and I'm your English faculty at पंजाब अड्डा 24/7 और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ पंजाब अड्डा 24/7 पे। वेलकम यू ऑल। वेरी गुड आफ्टरनून बलजीत जी, सतविंदर जी, सरदार जी, सत श्री अकाल जी। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। चलिए सेशन को गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब अड्डा 24/7 आज से आपके लिए लेकर आ रहा है मॉक टेस्ट। 20 days 20 मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर आ रहा है। फिर वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप हर एक सब्जेक्ट में मॉक टेस्ट ही पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपना जो PSSB का एग्जाम है उसे क्रैक करें। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर एक मॉक टेस्ट में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको कराएं, इम्पॉर्टेंट पैटर्न को फोकस करके हम उसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस को आपको करवाएं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन। मनप्रीत जी गुड आफ्टरनून, रजिंदर कौर जी वेरी गुड आफ्टरनून, एंड आई एम गुड यार, आप बताइए आप कैसे हैं सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी ऑल नो कि हम फ्रंट में कुछ वर्ड ऑफ द डे लेकर आते हैं, इडियम्स लेकर आते हैं, प्रोवर्ब्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। कल हमने रूल के ऊपर भी डिस्कशन किया था, तो आज अगेन विल हैव ईडियम ऑफ द डे। तो ईडियम ऑफ द डे में जो ईडियम्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, फर्स्ट ईडियम ये है ओवर द मून। ओवर द मून का मतलब क्या होता है? जब आपको अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है। एग्जाम्पल से ही समझते हैं। सपोज आपने अपना एग्जाम दिया PSPCL का या PSSB का एग्जाम दिया, ठीक है। तो आपने एग्जाम देने के बाद रिजल्ट चेक किया एंड आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आता है। आपका रिजल्ट जो है, यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम, यू हैव क्रैक्ड द एग्जाम। द वेरी फर्स्ट मोमेंट जो आपका एक्सप्रेशन होगा, जो आपका इमोशन होगा, जो दिल से आप फील करोगे, वो कैसा होगा? डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, डेफिनेटली आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरा शॉर्ट टर्म एक गोल था जो कि मेरे को जॉब पाकर ही मिल सकता था। क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल तो कभी भी जॉब नहीं हो सकता ना। लॉन्ग टर्म गोल तो अच्छा इंसान, मतलब जो जॉब हम करेंगे उसको बेहतर तरीके से करके, समाज की सेवा करके और अपने फैमिली को अच्छी एक लाइफ देकर, अपने आप को एक अच्छी लाइफ देकर, और फिर उस मुकाम तक पहुंचकर सक्सेस को अचीव कर कर ही हासिल हो सकती है। तो द वेरी फर्स्ट मोमेंट जब आपको ये पता चलता है कि आपने कोई एग्जाम को क्रैक किया है, उस इमोशन को जब आप एक्सप्रेस करेंगे, वो क्या होगा? ओवर द मून। दैट मीन्स आप बहुत ही ज्यादा हैप्पी होंगे, आप बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो उसके लिए हमें इडियम यूज कर सकते हैं ओवर द मून। आई होप ये आपको हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। A very good afternoon इकनूर जी, गुरपाल जी गुड आफ्टरनून, कमल जी सत श्री अकाल। सेकेंड ईडियम ऑफ द डे है हमारा, दिस इज सेकेंड, कॉल इट अ डे। मतलब आपने कोई काम कर लिया है, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से काम कर रहे हैं, अब आप थक चुके हैं, या एक महीने से काम कर रहे हैं, या 6 महीने से काम कर रहे हैं। वो समय जो है वो बहुत लंबा खिंच गया है, वो बहुत लंबे समय से ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो गया है। अब आप
थक गए हैं, मेंटली भी थक गए हैं, फिजिकली भी टायर्ड हो गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब उसको कंप्लीट करते हैं, वाइंड अप करते हैं, अब उसको खत्म करते हैं। स्पेशली हम ये वर्किंग के लिए यूज करते हैं। कोई काम हम लंबे समय से प्रोजेक्ट पे वर्कआउट कर रहे हैं, अब हम टायर्ड हो चुके हैं मेंटली भी और फिजिकली भी, तो उसे हम क्या कहेंगे? लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब लेट्स वाइंड इट अप, उसको अब कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं। तो ये था हमारा दूसरा आइडियम। किरणदीप जी वेरी गुड आफ्टरनून, लवप्रीत कौर जी वेरी गुड आफ्टरनून, जीपी कौर जी गुड आफ्टरनून, आई एम गुड, आप बताएं आप सब कैसे हैं? चलिए, थर्ड ईडियम है हमारा फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है लाइफ में स्ट्रगल्स भी होती हैं, लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स भी होते हैं। तो जब हम हैप्पी मोमेंट्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तब तो हमें बड़े खुशी मिलती है, लेकिन जब हम स्ट्रगल्स को एक्सपीरियंस करते हैं ना कहीं हम उनको एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमें ये याद रखना है, ये डुअलिटीज जो है पार्ट ऑफ लाइफ है, ये हमारे हाथ में नहीं है कि खाली सुखी सुख को हम एक्सपीरियंस करें, फेस करें। हमें उसका जो रिएक्शन आएगा नेगेटिव, उसको भी फेस आउट करना पड़ेगा। यानी जो जो हमें पता है हमने गलतियां की हैं, उसको हमें डील करना है। तो डील करने को हम क्या करेंगे? लेट फेस द म्यूजिक टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन, मतलब कोई ऐसी एक पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना जिसके बारे में हमें पता है हमने गलती की है। सपोज हम अगेन आई टेक द एग्जांपल ऑफ अ प्रोजेक्ट। मुझे पता है कि प्रोजेक्ट में कोडिंग जो मुझे यूज करनी थी वो अप टू दी मार्क नहीं थी, जिसकी वजह से ऐप में बार बार एरर्स आना स्टार्ट हो गया। तो मैं ये चीज एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, मेरी कोडिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, इस वजह से वो एरर्स आ रही हैं। तो वो एक्सेप्टेंस जो है बहुत जरूरी है, उसे हम कहेंगे फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट इज फोर्थ इडियम इज वॉक इन द पार्क। वॉक इन द पार्क का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही आसान है करने में। ऐसा कैसे हो सकता है कोई चीज आसान होती है? आसान तब होती है जब हम पढ़ते हैं, हम ये चीज समझते नहीं, हम सीधा ये कह देते हैं कि बहुत मुश्किल है। मुझे याद है, मैं अपना यहाँ का एग्जाम्पल लेती हूँ। 2 months बैक जब हमने ये स्टार्ट किए हैं सेशन PSPCL के और इसके, मुझे याद है स्टूडेंट्स यूज टू से कि मैम इंग्लिश बहुत टफ है, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, समझ नहीं आता कैसे करें, है ना, इंग्लिश से डर लगता है। ऐसी सेंटेंसेस, ऐसी स्टेटमेंट आपके मुंह से हमेशा निकलती रहती थी। 2 महीने हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, 2 महीने हमने वर्कआउट किया है, हमने बेसिक पे, फाउंडेशन पे वर्कआउट किया है। तो जब हम कोई चीज रेगुलरली पढ़ते हैं, हम कंसेप्ट को समझते हैं, बेसिक को क्लियर करते हैं, वही चीज हमें बहुत आसान लगती है। तो कोई भी काम जो बहुत आसान लगता है आपको, उसके लिए हम ईडियम यूज करते हैं वॉक इन दी पार्क। तो रेगुलर स्टडीज जो है कहीं ना कहीं हमें अपने एग्जाम्स को आसान बनाती है, एग्जाम को समझने में हमें मदद करती है अगर हम रेगुलरली पढ़ाई करते हैं। तो 4 ईडियम आज हमने ईडियम ऑफ द डे में किए हैं, याद रखने हैं। वेरी गुड आफ्टरनून मीनू जी। आज से हमारा गाइस 20 मॉक टेस्ट की पहली सीरीज शुरू हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज से हर एक टीचर आपको मॉक टेस्ट करवाएगा, जो हमारे PSSB एग्जाम्स में मोस्ट प्रोबेबली पैटर्न आएगा, ठीक है। उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू हैव टू डू इज आइडेंटिफाई द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड फंगस। फंगस की प्लूरल फॉर्म आपको मुझे पहचान के बतानी है। तो 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर, आपको मुझे बताना है इसमें से क्या करेक्ट आंसर है। केक ऑफ पीस, हाँ जी, दैट इज करेक्ट। बहुत सारे, कोई काम आसान है उसके लिए बहुत सारे इडियम्स यूज होते हैं। जीपी कौर, किसका टाइम टेबल शेयर करना है आपको?
जीपी कौर इज सेइंग डी, मनदीप कौर इज सेइंग डी, सतविंदर कंग इज सेइंग डी। हरसुख जी कह रहे हैं मैम टाइपिंग एग्जाम में इंग्लिश पंजाबी मिक्स कीबोर्ड आएगा या फिर ओनली इंग्लिश कीबोर्ड आता है? यार उसमें एक पर्टिकुलर फॉन्ट होता है, वो आप कंफर्म करना। अरमान सर ने ये सेशन लगाया भी हुआ है, अगर आप प्रीवियस उनके सेशन देखोगे, एक टाइपिंग का उनका सेशन है, वो जरूर देख लो, उससे आपके जितने डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, क्योंकि उन्होंने वहां पे जो फॉन्ट यूज होगा वो मेंशन किया है, और किस स्पीड से करनी है तैयारी, कैसे टाइपिंग करनी है, वो सारी उन्होंने डिटेल में बताया है। तो अरमान सर का सेशन देख लो, टाइपिंग से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। ओके, मॉक टेस्ट सीरीज का देखो, स्केड्यूल जीपी कौर सेम है, टाइम टेबल सेम है, जो टीचर जिस समय पे पढ़ाता है वो उसी समय पे आएगा। लेकिन हाँ, आज सभी का मॉक टेस्ट नंबर 1 चल रहा है, ठीक है। आज कंप्यूटर्स के तो बेसिक करवा रहे हैं, पंजाबी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, जीके का, करंट अफेयर्स का, सभी का मॉक टेस्ट 1 चल रहा है। टाइम टेबल वही सेम है यूट्यूब का, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। हमारा जो आंसर है फंगस का, जो प्लूरल फॉर्मेट बनती है, दैट इज फंगी। तो फोर्थ वन, फंगी इज द प्लूरल फॉर्मेट। देखो ये क्वेश्चंस, कई वर्ड्स तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उनका प्लूरल फॉर्मेट क्या है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो मेरी कोशिश वो रहेगी, जो हम इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे वो मैं यहाँ नहीं लेकर आऊंगी, जो थोड़े से मुझे लगेगा कि नहीं यहाँ बच्चे अटक सकते हैं, यहाँ हमें दिक्कत आ सकती है, वो वर्ड्स मैं जरूर लेकर आऊंगी आपके लिए। तो फंगस का फंगी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एंटोनिम आप बताएंगे मुझे। एंशियंट का एंटोनिम पूछा गया है, आउटडेटेड, ट्रेडिशनल, एंटिक्वेटेड और कंटेम्पररी। जीपी कौर, मेरी जो क्लास है यूट्यूब पे, दैट इज द टाइमिंग इज 12 PM। बाकी के टाइमिंग्स आप यूट्यूब पे देख सकते हो। 10 बजे ऋषि सर का होता है क्लास, 8 बजे करंट अफेयर्स का क्लास होता है, 9 बजे अरमान सर का मैथमेटिक्स होता है, 11 बजे कंप्यूटर्स होता है, समटाइम्स पंजाबी। एक बार स्केड्यूल कंप्यूटर पंजाबी का देख लेना, वो रेगुलर चेंज होता रहता है। 12 बजे इंग्लिश का है, 1 बजे पॉलिटी का है, 2 बजे का टाइमिंग अभी फिक्स नहीं किया है, वो मोस्ट प्रोबली कंप्यूटर को चला जाएगा। 3 बजे अगेन पॉलिटी और ज्योग्राफी से रिलेटेड ही है। 4 बजे का ब्रेक, 4 बजे आई थिंक सो करंट अफेयर्स मैथ्स का होता है, जो करंट अफेयर वाले सर है वो पढ़ाते हैं। 5 बजे अरमान सर का होता है ना। 6 बजे और 7 बजे प्रमोशनल रहता है, 8 बजे ज्योग्राफी का रहता है। इस तरह से स्केड्यूल होगा। गुड आफ्टरनून शीना जी। एंशियंट का हमें आंसर चाहिए। एंटोनिम पूछा गया, या गाइस क्या कर रहे हो आप सभी? एंटोनिम पूछा गया है, ऑपोजिट बताना है हमें। ध्यान से क्वेश्चन देखो। एंशियंट क्या होता है, एंटोनिम पूछा गया है। देखो कितनी बड़ी आप लोग एक ब्लंडर करके आ रहे हो वहां पे। एंशियंट का ट्रेडिशनल बोल रहे हो। ध्यान से देखो, एंटोनिम है। गलत हो गया वहां नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखना है वहां पे। ओके चलिए समझते हैं आंसर। अब आपको समझ आ गया है जो गलती की है। एंशियंट क्या होता है, जो बहुत पुराना होता है, हिस्ट्री को प्रिडिक्ट करता है, जो हिस्ट्री को बिलोंग करता है। हजारों वर्ष पूर्व जो पेंटिंग्स बनी है वो एंशियंट है। हजारों पर वर्ष पूर्व जो डिजाइन्स बने हैं वो एंशियंट है। कोई भी ऐसी चीज, बिल्डिंग जो पुरानी है उसे हम एंशियंट कहते हैं, जो बहुत वर्ष पहले बनी होती है, ठीक है। ट्रेडिशनल क्या होता है? ट्रेडिशनल का मतलब होता है हमारे कस्टम, रीति रिवाज। हमारे जैसे हर एक स्टेट वाइज अगर मैं ट्रेडिशन की बात करूं, हर एक स्टेट का जो संस्कृति है वो अलग है, हमारा पहनावा अलग है,
दूसरे इंसान का पहनावा अलग है, हमारे जो रीति रिवाज हैं वो अलग है, उनके फेस्टिवल्स अलग है, हमारे अलग है। तो ओवरऑल ये सब जो कॉम्बिनेशन है दैट इज ट्रेडिशनल, कि ये जो चीजें हैं उसे हम पारंपरिक कहते हैं, ट्रेडिशनल कहते हैं। एंटीक्वेटेड क्या होता है? ओल्ड फैशन चीज जो अब यूज में नहीं है, आज के मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से, आज के वर्ल्ड के हिसाब से इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये कंप्यूटर्स अब यूज में नहीं है, ये फ्रेम वाले जो टीवी हैं ये यूज में नहीं है, वो जो घुमाने वाले नंबर्स को घुमाने वाले फोन होते हैं वो यूज में नहीं है। तो जो चीजें आज के वर्ल्ड के हिसाब से सुटेबल नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? एंटीक्वेटेड। क्या कहते हैं? एंटीक्वेटेड कहते हैं। अ वेरी गुड आफ्टरनून आशु जी। हाँ, सिनोनिम नहीं बताना था, एंटोनिम बताना था। अनु चलोत्रा जी गुड आफ्टरनून। रिधम मित्तल जी गुड आफ्टरनून। कॉन्टेम्प्ररी, कॉन्टेम्प्ररी का मतलब हमने वोकैबुलरी में समझा है, मुझे याद है हमने 2-3 बार तो कर ही लिया है, फिर भी हम इसको समझेंगे। दो मतलब निकलते हैं। सेम टाइम से बिलोंग करता है, सेम एज ग्रुप से बिलोंग करता है, सेम बैच से बिलोंग करता है। मैंने आपको बहुत बार इसके उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं। सपोज मेरे बैचमेट है कोई भी, है ना, वो चाहे किसी भी क्लास के बैचमेट हो, 10th क्लास के हो, ए सेक्शन बी सेक्शन डी, इन चारों सेक्शंस के जो मेरे साथ पढ़े हुए बच्चे हैं वो मेरे बैचमेट हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज अ कॉन्टेम्प्ररी। या फिर 70 से 80 साल के उम्र के लोग जो इस जनरेशन को बिलोंग करेंगे वो कॉन्टेम्प्ररी होंगे। 60 से 70 यानी एक एज ग्रुप के, हम बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होंगे कि नहीं जी 60 से 61 वाले ही कॉन्टेम्प्ररी होंगे। हमने एक अप्रोक्सीमेट, हमने एक अंदाज ले लिया यार इस वाले जो ये वाली जनरेशन है वो एक ही एज ग्रुप के हैं, 50 से 55 वाले एक हो गए, इस तरह से जस्ट हमने एक एस्टिमेशन लिया है और कुछ भी नहीं। दूसरा मतलब क्या होता है कॉन्टेम्प्ररी का? दैट consist of the present time, that consist of the modern time। आज के समय से जो डिजाइनिंग है मैच करती है उसे हम कॉन्टेम्प्ररी कहते हैं। जो डिजाइन बड़े मॉडर्न है, हम घर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम जो फ्लाईओवर्स है उनके एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम गाड़ियों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो मॉडर्न हिसाब से बना होता है। तो एंशियंट क्या हो गया? पुराना, और कॉन्टेम्प्ररी क्या हो गया? मॉडर्न। ये याद रखना है। तो हमारा एंटोनिम क्या है? कॉन्टेम्प्ररी। गलती नहीं करके आनी वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये मैंने इस तरह से डाला है, ये दो तरीके से आता है बेसिकली। एक तो सेंटेंस कंप्लीशन में ग्रामेटिकल बेस आता है, ये मैंने इडियम्स को यूज करके लिखा है। तो दोनों तरीकों से आपके एग्जाम में आते हैं। ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट सम पीपल टर्न वायलेंट एंड डैश। गुड आफ्टरनून निकिता जी, गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ जी, लाइक गुरु नानक देव जी एंड बाबर। हाँ, वो एक ही कॉन्टेम्प्ररी उसी उसके हैं, उन्हीं ईयर्स में आई थिंक सो उन दोनों का रहा है। तो यस, दे आर कॉन्टेम्प्ररीज। कॉन्टेम्प्ररी का एक मतलब लेटेस्ट भी होता है, दैट इज करेक्ट, जो मॉडर्न टेक्निक को फॉलो करके हम बनाते हैं। रिधम जी ने पूछा है कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। फिर भी एक बार नोटिफिकेशन जैसे आता है उसमें पता लग जाएगा। चलिए, ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट सम पीपल टर्न वायलेंट एंड डैश। क्या किया? टेक द लॉ इन देयर ओन हैंड्स।
तो ये वाला हमारा आंसर है, किसी ने कानून अपने हाथ में ले लिया और गलत काम करना स्टार्ट हो गए, है ना। बाकी के समझ लेते हैं इडियम्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब क्या हुआ कि डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना कॉन्फिडेंटली। सामने बुल है, उसको उससे डर के भागे नहीं हो, उसको फेस आउट किया है सिचुएशंस को। जरूरी नहीं है ये बुल की बात कर रहा है, उसने सिर्फ एक बुल का उदाहरण लिया है इडियम में, लेकिन एक्चुअल में जो इसका मतलब होता है वो ये कि हमारे सामने अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो हम उसको हैंडल करते हैं, वहां से भागते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं पे अकेले खड़े हैं, कहीं पे अकेले डील करना है हमें सिचुएशन, कहीं पे अकेले हैं, हमारे सामने कोई ऐसी घटना हो जाती है, वहां पे सिर्फ हम ही हैं, तो हम जाकर उसका मुकाबला करते हैं, उसको डील करते हैं कॉन्फिडेंट होकर। उनसे जो भी आप सिचुएशंस हैं उन परिस्थितियों में अपने आप को ढालते हैं, कॉन्फिडेंट होकर उन सिचुएशन से बाहर आते हैं, उसे कहेंगे टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। नेक्स्ट इज ले डाउन देयर आर्म्स। ले डाउन देयर आर्म्स इडियम है, मैं यहां लिख रही हूं, ले डाउन देयर आर्म्स मतलब फाइटिंग को स्टॉप कर देना और सरेंडर कर देना, या फिर मना कर देना कि हम लड़ाई नहीं करेंगे। जनरली ये आर्मी में, पुलिस में होता है। आपने सरेंडर कर दिया, आपने जो भी वेपन्स हैं वो रख दिए, ले डाउन कर दिया, और रिफ्यूज मतलब मना कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है गोल गोल घुमाकर बातें करते जाना, टू द पॉइंट पे नहीं आना, पॉइंट पे फोकस नहीं करना, मुद्दा क्या है उस पे नहीं आना बस। बुश क्या होता है, जो एक झाड़ियां होती है ना, अगर आप जंगल में जाते हो तो झाड़ियां सी बनी होती है, उन झाड़ियों के इर्द गिर्द घूमते रहना, मुद्दे पे ना आना, वो ये कहना चाह रहा है। तो गोल गोल घुमा के बात करना, जो टू दी पॉइंट बात है वो ना करना। तो हमारा जो आंसर बनता है दैट इज बी, कि कानून को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि वहां एक प्रोटेस्ट हो रहा था और कुछ लोग वायलेंट हो गए थे, उसकी वजह से लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल्स का क्वेश्चन है गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे आप। सत श्री अकाल हैप्पी रामगढ़िया जी। गाइस डू लाइक दी सेशन, लाइक करना है, शेयर करना है सेशन को। और एक चीज और, कल से हमने PSSB के बैचेस शुरू कर दिए हुए हैं, ऑनलाइन पेड बैचेस। उसमें हम टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपने अभी भी अपना एडमिशन नहीं कराया, आपको एडमिशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक कल पढ़ा दिया है हर एक टीचर ने। तो ये Y356 कोड है, इसको इस्तेमाल करके आप जो है परचेज कर सकते हैं पैक PSSB का। ओके, एवरीवन इज सेइंग ए। देखते हैं, देयर इजंट डैश एयरपोर्ट एन एयरपोर्ट नियर बाय, an airport nearby, the dash nearest one is about 30 miles away। जो भी nearest one है, हमने one यूज किया है, one के साथ क्या आ जाएगा, the आ जाएगा, क्योंकि हमने पर्टिकुलरली एयरपोर्ट नहीं लिखा है। हमने क्या किया, पॉइंट आउट कर दिया कि जो नजदीक वाला है, पॉइंट आउट किया है उस पर्टिकुलर पॉइंट वर्ड पे, तो वो वर्ड को हमने one लिख दिया है। हमने क्या किया, हमने एयरपोर्ट वर्ड नहीं यूज किया। जब हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज की तरफ, वहां पे भी द वर्ड यूज होता है, द आर्टिकल। सो यहाँ पे तो एन आएगा, ये हमें पता है, वॉवल्स के साउंड के साथ एन आता है, तो ये करेक्ट है, हमारा आंसर बनता है एन। वेरी गुड यार, वेरी गुड। सो नेक्स्ट इज, ये जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, Y356 कोड है, जिससे आपको 78% का बेनिफिट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा 77%।
इस कोड से 1% अड्डा की ऐप से, यानी PSSB का जो बैच है वो 1759 रुपीज में आपको मिल जाएगा। अगर PSSB का बैच ले रहे हो, अगर महापैक परचेज कर रहे हो तो 3000 रुपीज के आसपास पड़ जाएगा। ये 793079 के आसपास ये आपको पड़ेगा। बाय 356 कोड लगाना है, अड्डा की ऐप से परचेज करना है, वहां पे कॉइन्स ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको ये दोनों पैकेज इस रेट में मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईडीएम का। कैटनैप का आप मुझे मतलब बताएंगे। ओके, ABCD क्या आंसर है आपको मुझे देना है। इसके बाद विल डू द वोकैब सेशन 2। किरण जी कह रहे हैं डी, जीपी कौर जी कह रहे हैं सी, शीना जग्गा जी कह रहे हैं बी, प्रीत सिंह जी कह रहे हैं सी, मौलिक जी कह रहे हैं सी, निकिता जी कह रहे हैं डी, हैप्पी रामगढ़िया जी कह रहे हैं सी, मनदीप जी कह रहे हैं सी, सतविंदर जी कह रहे हैं बी, कुलदीप जी कह रहे हैं सी, सुरिंदर जी डी, कमल जी बी। घोड़े बेच के सोना, प्रीत सिंह जी ने क्या घोड़े बेच के सोना। गाइस कैट नैप का मतलब क्या होता है? शॉर्ट नैप लेना, छोटी देर के लिए सोना, नैप को सोना कहते हैं, ठीक है। सोना, थोड़े समय के लिए सोना, जैसे आप थक जाते हो, आप इवनिंग में, आफ्टरनून में, हमारे घर में हम जनरली देखते हैं जो लेडीज होती हैं वो कैट नैप ले लेती हैं, है ना। लेडीज हो गया, या बच्चे जब थक के आते हैं, छोटे बच्चे, वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए सोते रहते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत लंबा सोते हैं। तो थोड़ी समय के लिए सोना, छोटी नैप लेना, यानी कि दैट इज फॉर रिफ्रेशमेंट ओनली, सिर्फ थकावट को दूर करना। प्रॉपरली सोना तो रात को ही सब सोते हैं, लेकिन थोड़ी समय के लिए सोना को हम कैट नैप कहते हैं, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिल्ली की तरह सोना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मेक अ स्नोरिंग साउंड मतलब आवाजें निकाल कर सोना, वो भी नहीं है। टेक अ लॉन्ग नैप भी नहीं है, और टू स्लीप ब्रीफली, थोड़े समय के लिए सोना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, आई एम फीलिंग नर्वस, आई डैश ऑन द स्टेज सो फार। तो आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कंप्लीशन फॉर्मेट है। गुड आफ्टरनून अर्श जी, वेरी गुड आफ्टरनून। अब सबके आंसर बदल गए, पहले सब कह रहे थे बी डी, बी डी, है ना। आंसर देंगे। आई एम फीलिंग नर्वस बहुत बहुत इजी है, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? हल्की फुल्की नींद, हाँ जी दैट इज करेक्ट। थोड़ी देर के लिए समय सोना, कैटनैप उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सभी मुझे। बहुत इजी है, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, बहुत इजी है। आई एम फीलिंग नर्वस, ठीक है, आई डैश ऑन द स्टेज सो फार। मेरे को एक कीवर्ड मिला है, मैं उसको स्कैन करूंगी, वहां से मुझे आंसर मिल जाएगा। सो फार किसका कीवर्ड होता है? सो फार होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। अभी तक कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है, इससे मुझे ये बात समझ आती है। तो दैट मीन्स कोई टाइम से रिलेटेड बात है, रिसेंट टाइम से रिलेटेड बात चल रही है। तो रिसेंट टाइम से रिलेटेड बात किस में होती है? प्रेजेंट के परफेक्ट फॉर्मेट में, जिसकी फॉर्मेटिंग क्या होती है? सब्जेक्ट के साथ हैज आना चाहिए, हैव आना चाहिए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट आना चाहिए। मैं नर्वस फील कर रहा हूँ, आई डैश ऑन द स्टेज सो फार, मतलब मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। आई हैव नेवर परफॉर्म्ड
ऑन द स्टेज सो फार। तो हमारा आंसर क्या बनता है? ए। देखो कितना इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम कीवर्ड्स को याद कर लें। तो सो फार याद रखना है, कीवर्ड किसका होता है? प्रेजेंट की परफेक्ट टाइप का। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, I will post the letter if I dash to the market. वेरी गुड गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ए ही बोला है, वेरी गुड। बहुत इजी है, मुझे पता है ये आपको आता है। सनी कह रहे सी ऑप्शन डिफाइन कर दो, एक बार क्यों नहीं आऊं। अच्छा, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना, अभी करती हूँ। ओके, पुष्पिंदर जी कह रहे हैं बी, किरणदीप जी कह रहे हैं ए, हरमन जी कह रहे हैं ए। पंजाबी इंडस्ट्री विवाद, क्या नाम रखा है यार आपने, अपना नाम भी बता दो। बी। ओके, निकिता बंसल जी कह रहे हैं डी, भवित सिंगला जी कह रहे हैं सी, कुलदीप रन जी कह रहे हैं डी। ओके, डी। ए बी 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 डी डी डी, कंडीशन एंड रिजल्ट इन कंडीशन। चलिए, हमारा जो रूल है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल, क्योंकि ये क्वेश्चन चाहे एरर्स की फॉर्मेट में आता है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्मेट में आता है। इफ कंडीशन क्या कहती है, मैंने कल भी एक बात समझाई थी, इफ कंडीशन के बाद में सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेटिंग आती है। कल के जो हमने टेस्ट किया था, है ना, टेस्ट सीरीज जो हमारी P+B की ही चल रही है, उसमें भी ये क्वेश्चन हमारी सीक्वेंस में आया था कि इफ कंडीशन में एक फॉर्मेटिंग सिंपल प्रेजेंट की होती है और दूसरी फॉर्मेटिंग सिंपल फ्यूचर की होती है। आई विल पोस्ट द लेटर, मैं चिट्ठी को पोस्ट कर दूंगा। कब? इफ आई गो टू दी मार्केट, अगर मैं मार्केट जाता हूं तो मैं ये आपका काम कर दूंगा। तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैं मार्केट जाऊंगा फिर मैं आपका काम करूंगा, नहीं। हम इस वाली स्टेटमेंट को, एक स्टेटमेंट को हम प्रेजेंट में डालते हैं। अगर मैं मार्केट जाता हूं यहाँ पे आना चाहिए, तो मैं आपका काम कर दूंगा। ठीक है, दूंगा, तो दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर की कॉम्बिनेशन वाली सीरीज एक याद रखनी है आपको। विल 2 बार नहीं आना चाहिए सेंटेंस में, अगर 2 बार विल आता है वहां पे एरर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो बनेगा दैट इज गो। फोर्थ वाला डी हमारा आंसर है। हरमन सिंह कह रहे हैं मैं तुम्हारी क्लास पहली बार लगा रहे हूँ, यहाँ कनेक्टेड रहो, पहली बार लगाई है, डजंट मैटर। वेलकम वैसे तो ਤੁਹਾਡਾ, लेकिन हाँ उस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ बनाने हैं। मैम आज संजना, हाँ जी, आज P+B का फर्स्ट मॉक है ना। तो आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया क्यों ऐसे लिखा है हमने। ओके, आपने एक स्टूडेंट ने यहाँ मेंशन किया था कि मुझे ये सी वाला क्यों नहीं आएगा, ये पूछना है। आई एम फीलिंग नर्वस, आई डिड नॉट परफॉर्म ऑन द स्टेज सो फार। डिड नॉट किस में आता है? डिड नॉट आता है सिंपल पास्ट में। मैंने अभी तक नहीं किया था, मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगा, था की फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, क्योंकि था के साथ सो फार कभी भी नहीं लगता। सो फार होता है रीसेंट टाइम का एक कीवर्ड, रीसेंट टाइम का कीवर्ड। ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ रिसेंट टाइम का कीवर्ड है, इसे हम स्कैन करके हम डायरेक्ट आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, और कुछ भी नहीं आएगा गाइस, ना कंटिन्यूस आएगा, ना पास्ट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। डिड नॉट परफॉर्म मतलब मैंने नहीं किया था। अगर मैं कोई स्टेटमेंट
पास्ट में बोल रहा था तो मैं अभी प्रेजेंट में क्यों उसका रिएक्शन फील कर रहा हूँ? मुझे ये बात प्रेजेंट में क्यों बोलनी पड़ रही है? या तो खाली ये स्टेटमेंट होती, आई डिड नॉट परफॉर्म ऑन द स्टेज, तो करेक्ट था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसकी जो एक प्रेजेंट में बात चल रही है ना कि मैं अभी नर्वस फील कर रहा हूँ, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो भी किसमें जानी चाहिए? वो भी प्रेजेंट में जानी चाहिए। अगर कोई एक्शन चाहे वो पास्ट में हुआ है, चाहे वो प्रेजेंट में हुआ है, लेकिन उसका जो रिएक्शन है वो प्रेजेंट में भी आ रहा है या उसकी बात प्रेजेंट में हो रही है, तो वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट प्रेजेंट में ही जाएगा, पास्ट में नहीं जाएगा। इसलिए ऑप्शन 3 नहीं आएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। नहीं हुआ तो दोबारा भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द प्लूरल फॉर्मेट ऑफ द गिवन वर्ड लाइनेस। लाइनेस का प्लूरल फॉर्मेट आप मुझे देंगे। ओके सन्नी जी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है ना? इम्पोर्टेंट था, अच्छा है आपने पूछा है, क्योंकि उसमें हमें प्रेजेंट और पास्ट की फॉर्मेशन दिख रही है, तो क्यों नहीं लगा सकते? वो इम्पोर्टेंट था, आपने पूछ लिया। संजना जी कह रहे यस मैम क्लियर हो गया। वेरी गुड यार, वेरी गुड। गेमिंग वंश नो, किसकी बात कर रहे हो? सतविंदर जी कह रहे हैं ए। लाइनस, लाइनस का हमें प्लूरल फॉर्मेटिंग देनी है। ई, हमें प्लूरल फॉर्मेटिंग देनी है गाइस, मेल फीमेल नहीं बताना हमें। ये तो मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। जैसे मैन विमेन होता है, मेन विमेन होता है, ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्मेटिंग हो गई, ये प्लूरल फॉर्मेटिंग होगी। उसी तरह से लाइनस और लाइंस जो है फीमेल मेल हो गया, हमें प्लूरल फॉर्मेटिंग देनी है शेरनी की। वो कैसे लिखेंगे? ओके, सो प्लूरल फॉर्मेटिंग जो हमारी बनती है, दैट इज, बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें आंसर दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लाइनस। लाइनस को ईएस ऐड कर देंगे बस, दैट इज ओनली, हम ईएस को ऐड करेंगे जिससे वो फॉर्मेटिंग क्या बन जाएगी? प्लूरल फॉर्मेटिंग बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मुझे इसमें क्या बताना है? इनकरेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। इनकरेक्ट सेंटेंस, ये वाली जो फॉर्मेशंस हैं, ये वाला जो पैटर्न है आपके पेपर में बहुत आता है। 2018 की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इससे पहले 2018 में हुआ है एग्जाम, उसमें यही पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं। नमस्ते जी मंगला देवी जी। गाइस डू लाइक दिस सेशन, लाइक जरूर करना है। Good news. Okay, I am expecting a good news. Who wants to go with us on our? The market will have shut down by the time you went there. She says she wants to play. इसमें सारे ही इनकरेक्ट हैं, एक ही करेक्ट है, वो बताएंगे आप मुझे। करेक्ट वाला बताएंगे, करेक्ट वाला, बाकी सब गलत है इसमें। सत श्री अकाल प्रियंका जी। राहुल गर्ग, इसमें हमें करेक्ट वाला बताना है, बाकी सब इनकरेक्ट हैं। 3 इनकरेक्ट हैं, एक करेक्ट है। करेक्ट फॉर्मेटिंग आप मुझे बताएंगे। She says she wants to play in the team. I am expecting a goods news. Goods क्या होता है? चीजें। Good news होता है, goods news नहीं होता है। Who wants to
go with us on our journey. wants के साथ to आएगा. the market will have shut down by the time you go there. अभी हमने समझा will की फॉर्मेटिंग के साथ दूसरा फॉर्मेट क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट का. she says, she के साथ she है, she के साथ ses है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है. she says she wants to play in the team. so A वाला करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सभी गलत लिखे गए हैं. ठीक है, याद रखना ए ही करेक्ट है. हाँ जी, यहाँ who wants to go भी आएगा, ये भी एरर है. wants go नहीं आएगा अकेला, to go with us on our journey. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज लुक एट द कंप्लेंट एंड टेक नेसेसरी एक्शन. इसमें भी आपको मुझे करेक्ट वाला बताना है. ये 2018 के ही मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं, यही क्वेश्चन आए थे उसमें. Please look in the complaint and take necessary action. Please to look into the complaint and take necessary action. Please look into the complaint and take necessary action. Ma'am, she says ही तो लिखा हुआ था वहां पे, वो करेक्ट था ना. डी इज, देखो हमें कोई कंप्लेंट को देखना है तो लुक इनटू द मैटर होता है. तो लुक इन नहीं आता, एट नहीं आता, फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे. प्लीज लुक इनटू द कंप्लेंट, फोर्थ वाला हमारा करेक्ट है, फोर्थ वाला. ठीक है. लुक इनटू मतलब किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, रिसर्च करना. जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है किसी मैटर को तो वो क्या कहेगी, लुक इनटू द मैटर. इन्वेस्टिगेट मतलब ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब की तरह ही ये यूज होता है. लुक हमारा वर्ब है, वर्ब के साथ जब हम प्रेपोजिशन को ऐड करते हैं, इन, एट, इनटू, वो फ्रेजल वर्ब में काउंट होता है, उसका मतलब ही बदल जाता है. इनटू का मतलब होता है किसी चीज के बीच में देखना, बीच का मतलब किसी मैटर को ध्यान से समझना. वहां से भी आप आइडिया ले सकते हो, मैंने बहुत बार समझाया आपको. हम प्रेपोजिशन से फ्रेजल वर्ब को समझने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज synonym of the word gentle. synonym of the word gentle. gentle का आप मुझे synonym देंगे. वेरी गुड यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डी ही बोला है, वेरी गुड. ऑफिशियल शांति वर्मा जी कह रहे हैं नेसेसरी स्पेलिंग मिस्टेक. क्या कहना चाह रहे हो आप? स्पेलिंग मिस्टेक्स तो हम डाल रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो ऐड करने को, वी विल ऐड. मौलिक जी कह रहे हैं ए, रजिंदर जी कह रहे हैं ए, सनी जी कह रहे हैं ए, रजिंदर कौर जी कह रहे हैं सर्च, गेमिंग वंश जी कह रहे हैं सी, किरणदीप जी कह रहे हैं ए, बलजीत जी ए, निकिता जी ए, शीना जी ए, भावित जी ए, मनदीप जी ए, मंगला देवी जी ए, सभी ए कह रहे हैं. गाइस डू लाइक दिस सेशन, लाइक जरूर करना है. ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ, लाइक कर दो सेशन देखते देखते ही, शेयर भी कर दो. ठीक है. समझ लेते हैं इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमें नहीं आता. जेंटल और सॉफ्ट एक ही वर्ड है. ठीक है, कोई चीज बहुत जेंटल है, सॉफ्ट है, एक ही वर्ड है. अदरवाइज इसका मतलब होता है काइंड, काम, ये सारे मतलब भी इसी के हैं. दयालु, और कोई चीज बड़ी ही सॉफ्ट है, जैसे कपड़ों को लेके भी हम कहते हैं कि ये बड़े जेंटल हैं. जैसे आजकल जो बाहर यूएस से कपड़े आते हैं ना, उसके टैग में लिखा होता है कि ये कपड़े बहुत ज्यादा जेंटल हैं, इनको वॉश विथ केयर कीजिएगा, मतलब डायरेक्टली मशीन में मत डालिएगा, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट कपड़े हैं, इनको ध्यान से वॉश करनी है. तो कपड़ों के ऊपर ये जेंटल और सॉफ्ट वर्ड दिखने को मिलता है. अदरवाइज जेंटल एक नेचर भी होता है इंसान का, काइंड, दयालु, पोलाइट नेचर को हम जेंटल कहते हैं. तो यस, सॉफ्ट हमारा आंसर है. वायलेंट तो हमें पता है बहुत ज्यादा जो लड़ाई झगड़े वाले होते हैं. कावार्ड कौन होते हैं? बुर्जिल इंसान, जो डरपोक होते हैं, उनसे हम कावार्ड कहते हैं. रैश ड्राइविंग करना, गलत तरीके से व्यवहार करना, गलत तरीके के वर्ड्स बोलना,
रैश यूजुअली हम यूज करते हैं रैश ड्राइविंग के लिए। तो ये वर्ड्स का ये मतलब है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। हमारा आंसर इज ए। चलिए गाइस, आज की हम ऑफिशियल शांति वर्मा जी, मेरी क्लास का टाइमिंग यूट्यूब पे 12 बजे होता है, जिसमें हम मॉक टेस्ट हमने आज से स्टार्ट किए हैं। अदरवाइज इससे पहले भी हम PSSB के ही पेपर्स कर रहे थे। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ आज नए जुड़े हैं वो प्रीवियस प्लेलिस्ट भी जरूर देखें। प्लस हम लास्ट के 15-20 मिनट्स द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी को वर्कआउट करते हैं, ठीक है। कावार्ड का मतलब होता है बुज़दिल इंसान। जीपी कौर डरपोक को कहते हैं कावार्ड। बुज़दिल है जो सिचुएशन से भाग जाता है, डील नहीं कर पाता। जैसे कोई सामने कोई बोलने की बात आती है तो वो बोल भी नहीं पाता, किसी को जवाब देने की बात आती है वो जवाब भी नहीं दे पाता, कहीं पे सिचुएशन में अकेला फंस जाता है तो वहां से वो निकल जाता है क्योंकि वो डरपोक है, ठीक है। चलिए, हमारा जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज इंसेंस। इंसेंस के गाइस पहला मतलब क्या है? इंसेंस, जब हम धूप अगरबत्ती को जगाते हैं तो अगर आपने देखा होगा आपके घरों में इंसेंस कोन्स आते हैं। इंसेंस कोन्स यानी कि वो जो धूप के कॉन्स आते हैं ना, जिसमें से खुशबू निकलती है, फ्रेग्रेंस ही निकलती है जब वो जलता है। जैसे जैसे वो जलना शुरू होता है वैसे वैसे वो बेसिकली फ्रेग्रेंस को छोड़ता है। तो धार्मिक कर्मों में हम मोमबत्तियां, अगर मोमबत्ती नहीं, अगरबत्ती, धूप बत्ती को जब जलाते हैं, इसे इनकी जो खुशबू आती है, स्मेल आती है, इसे हम इंसेंस कहते हैं। कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, हमें अपने घरों में जरूर चलानी चाहिए। इससे जितने हमारे घरों के अंदर जो नेगेटिविटीज होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है पावर ऑफ इंसेंस, ठीक है। नेक्स्ट, इंसेंस का जो अगला मतलब है दैट इज एंगर। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, कोई व्यक्ति से बात करना मुश्किल है, कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा जिसका दिमाग भड़का रहता है, उससे कोई बात करो वो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, गुस्से को भी हम इंसेंस कहते हैं। देखो कैसे एक पॉजिटिव मतलब निकल गया, एक नेगेटिव मतलब निकल गया। तो ये वर्ड जो है ये नेगेटिव है, प्रीवियस वाला जो था वो पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेंजी क्या होता है? फ्रेंजी का मतलब होता है कोई ऐसा इमोशन जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। मैंने यहाँ एक्सट्रीम एग्जाम्पल लिया है, मेरी कोशिश ये रहती है जो एक लास्ट लेवल का एग्जाम्पल है मैं वो सामने आपके लेकर आऊं, सो दैट आप छोटे छोटे एग्जाम्पल आपके माइंड में अपने आप आने स्टार्ट हो जाए, हम उन वर्ड्स को कनेक्ट करना स्टार्ट हो जाए। मैंने एक्सट्रीम केस लिया है यहाँ पे फ्रेंजी का। कोई ऐसी वाइल्ड एक्टिविटी हो गई, कोई ऐसी घटना होगी जिसमें आपको पता है कि गलत हो गया, लेकिन फिर भी आप उस चीज को लेके आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कोई ऐसी इमोशनल एक्टिविटी है जो घटना हो रही है उस समय, उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है गाड़ी का। गाड़ी के ब्रेक फेल्स हो गए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उस समय इतनी फास्ट हुआ कि वो एक पल में आपको समझ तो आ गया कि गड़बड़ होगी है, लेकिन वो जो एक पल है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। या फिर कोई ऐसा एजिटेशन का मूवमेंट। एक और एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे साथ सभी के साथ होता है। जब हम गुस्सा करते हैं ना, ऐसा नहीं है हमें नहीं पता कि हमें गुस्सा आ रहा है, हमें पता है, ठीक है। हम दूसरे पे भड़कते हैं, हमें पता है, लेकिन अंदर से वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। वो जो इमोशन है ना, जब हमें पता है और हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसे हम फ्रेंजी कहते हैं, उस मूवमेंट को हम फ्रेंजी कहते हैं, ठीक है। याद रखना है फ्रेंजी कैसे यूज होता है। रजिंदर कौर कह रहे हैं मैम मुझे भी गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा सभी को आता है, मात्रा कम ज्यादा होती है, लेकिन हाँ कोशिश ये करनी चाहिए धीरे धीरे वो कम करते जाएं। हम उसको समझने की कोशिश करें, मुझे किन किन पॉइंट्स पे गुस्सा आता है, क्यों गुस्सा आता है, कारण क्या है। जनरली अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल की,
तो गुस्सा हमें सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहा। हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हम वो काम खुद कर ले हमें गुस्सा नहीं आएगा। दूसरों पे हमें गुस्सा आता है, अपने पे नहीं आता। बस दूसरों पे गुस्सा ज्यादा ना करें, बाकी सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज गॉन्ट। गॉन्ट का मतलब होता है जब कोई इंसान जो बहुत ज्यादा पतला है। पतला किस वजह से हुआ है? वीक हो गया है, पॉवर्टी की वजह से, भूखमरी की वजह से, खाना नहीं प्रॉपर मिला, या डिजीज की वजह से वो बहुत ज्यादा वीक हो गया है, दुख के कारण वीक हो गया है, कहीं ना कहीं रोग उसको वीक करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली खाना ही एक मुख्य कारण होता है किसी इंसान के कमजोर होने का। इंसान की जो मानसिक स्थिति होती है, मेंटल हेल्थ जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत बड़ा कारण होता है इंसान के कमजोर होने का। वो अंदर 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 परेशानियों को लेकर सोचता रहेगा, ये नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। हर समय जब इंसान परेशानियों के बारे में सोचता है तो धीरे धीरे वो बीमारी को न्योता दे रहा है, इनविटेशन दे रहा है। वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, जिससे अपनी ही तो मेंटल हेल्थ को वो खराब कर रहा है। तो गॉन्ट का मतलब होता है कारण कुछ भी हो सकता है, पतला होना, कमजोर होना, कारण बीमारी भी हो सकता है, कारण भूखमरी भी हो सकता है, कारण ठंड भी हो सकता है, कारण मेंटल स्थितियां भी हो सकती हैं। ठीक है। स्टार्वेशन, हाँ जी, दैट इज राइट यार, स्टार्वेशन होता है। मंगला देवी मैम, इरिटेट हो जाते हैं तो क्या किया जाए? इरिटेशन का कारण समझो सबसे पहले मंगला देवी जी। इरिटेशन क्यों होता है पहले वो समझो। जब तक हम प्रॉब्लम्स को सुनते हैं ना, प्रॉब्लम है, तो हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले उसके कारण को समझो, फिर सॉल्यूशन को ढूंढो। जब हमें पता ही नहीं इरिटेशन क्यों होती है, पहले तो क्यों का मतलब मुझे समझाओ, क्यों होते हैं, क्या कारण है, फिर मैं आपको उसके सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है। क्योंकि मेरी इरिटेशन का कारण अलग हो सकता है, आपकी इरिटेशन का कारण अलग हो सकता है। तो सबसे पहले कारण पे वर्कआउट करो। जब जब इरिटेशन होती है आपको एक पॉइंट एक कॉपी पे लिखना स्टार्ट कर दो। मेरे को मैंने ये काम किया था, या मेरे को दूसरे की वजह से इरिटेशन हुई है। जिस दिन आप 10 वर्ड्स 10 सेंटेंसेस लिख लोगे, फिर निष्कर्ष पे पहुंचोगे, फिर समझ आएगा यार मैं बेफजूल इरिटेट हो रहा हूँ, मेरे को तो कोई कारण है ही नहीं है। तो कारण पे पहले वर्कआउट करो, फिर इरिटेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है स्करी। स्करी का मतलब क्या होता है? भागना। भागने के लिए मैंने जो एग्जाम्पल लिया है स्क्विरल का लिया है। स्करी तो करता है, भागता तो है ये बहुत तेजी से, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर। जैसे इसमें खाली एनिमल्स का एग्जाम्पल नहीं आ सकता। एनिमल्स में तो खैर रैट्स भी होते हैं, डॉग्स तो बहुत तेजी से बहुत लंबे स्टेप लेकर भागता है। और इसके अलावा कैट्स का एग्जाम्पल हो सकता है। पर्सन में चाइल्ड का एग्जाम्पल होता है, छोटे छोटे पैरों से छोटे छोटे स्टेप लेता है, लेकिन उसकी जो गति होती है ना भागने की, वो बहुत ज्यादा तेज होती है। तो स्करी का मतलब होता है भागना, लेकिन छोटे स्टेप्स लेकर। तो वो एनिमल्स के एग्जाम्पल आ सकते हैं जो बड़े छोटे छोटे स्टेप्स लेकर भागते हैं। ठीक है। लार्जीज। लार्जीज का मतलब होता है जनरोसिटी, काइंडनेस। हमारे अंदर एक भावना होनी कि हम दूसरों की मदद करें, काइंडनेस शो करना। मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है बिल गेट्स का। बिल गेट्स की एक फाउंडेशन भी है। आपको और भी उदाहरण आते होंगे, आप यहाँ अपने चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बिल गेट्स के पास पैसा बहुत है, बिल गेट्स के पास बहुत पैसा है, सबको पता है, लेकिन वो इस पैसों का इस्तेमाल एक फाउंडेशन के में भी कर रहा है। जितने गरीब लोग हैं उनकी मदद करता है, जितने जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करते हैं, जो बेसिकली बीमारियों से, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं जो इनका इलाज बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखो, अमीर को बीमारी होती है ना, वो पैसा लगा लेता है, फौरन भी चला जाता है। गरीब को कोई बड़ी बीमारी हो जाए ना, वो नहीं हैंडल कर सकता। तो वो इंसान क्या करता है, उस फाउंडेशन में जब उस इंसान के पास कोई जाता है तो वो व्यक्ति उनकी फाइनेंशियली हेल्प करता है। तो वो
हेल्प करने का जो एक नेचर है उसे हम क्या कहते हैं, लार्जिस कहते हैं। मैंने आज से रिलेट करके एग्जाम्पल लिया, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। मदर टेरेसा का एग्जाम्पल है जो एक बहुत जीती जागती हम सब के लिए एक प्रेरणा स्तोत्र रही हैं। तो मदर टेरेसा भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बिल गेट्स हो गया, टाटा की फाउंडेशन है, तो ऐसी बहुत सी फाउंडेशन है जो एक्चुअल में इस चीज के ऊपर वर्कआउट कर रही है। ठीक है, सब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जॉब की। जॉब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, हमारी मेहनत में कमी है। वो कमी को पूरा करो, जॉब कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो जहां हमें लगता है कि हम वीक हैं। वीक इन द सेंस जिसमें हमें लगता है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हमें टॉपिक नहीं आता, हमें क्वेश्चन नहीं आता, उसको क्लियर करो। पहले तो ये चीज एक्सेप्ट करना सीखो कि हाँ, मुझे रीजनिंग के ये वाले 2 चैप्टर नहीं आते, मैथ्स के ये 4 चैप्टर नहीं आते, इंग्लिश के ये 5 टॉपिक या 2 टॉपिक नहीं आते, जीके के ये वाले टॉपिक नहीं आते। पहले इस चीज को एक्सेप्ट करो, फिर ही तो वर्कआउट करोगे। तो जॉब कभी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ है, हमारे एफर्ट्स में कमी है। तो एफर्ट्स को लगाओ बढ़िया तरीके। मुझे नहीं लगता कि आप में कोई कमी है। यू ऑल आर वेरी बेस्ट, डेडिकेटेड हो, डिटर्मिन्ड हो। मैं देखती हूँ आप रोज आते हो समझने के लिए, सुनने के लिए, और आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है, थोड़ा सा मैनेजमेंट करके चलो, आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, आराम से करोगे। चलिए, प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी का मतलब क्या होता है, प्रोक्लिविटी का मतलब होता है कोई चीज सीखने की इंक्लिनेशन होना। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, बच्चों के मैंने उदाहरण लिया है। मेरे को एक उदाहरण बड़ा अच्छा लगा था परसों की, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। केबीसी आई वॉज वॉचिंग, वहां पे एक स्टूडेंट आया था, 10 साल का बच्चा था वो, एंड ही वॉज शेयरिंग कि मैं बड़े होके लाइक वो सब चीजें जानता था, एप्स को जानता था, लैंग्वेजेस को समझता था, मैथ्स उसका बहुत अच्छा था, हर एक सब्जेक्ट में वो टॉपर था, गेम्स भी सीखता था। उसने अपने घर में एक साइंस लैब बना रखी थी। तो 10 साल के बच्चे साइंस लैब को लेकर इतना ज्यादा लीन था, लीन मतलब झुकाव था उसका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। तो वो कहता है कि मैं कुछ हटके करना चाहता हूँ, मैं ऐसी ऐप बनाना चाहता हूँ, मैं ऐसा साइंस बनाना चाहता हूँ, मैं प्रॉब्लम्स को समझना चाहता हूँ। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये क्षमता है, ये एक झुकाव है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो वो इंसान क्या, वो चीज क्या कहलाती है, प्रोक्लिविटी, यानी किसी चीज को लेके झुकाव होना। अगर सपोज मेरा किस चीज को लेके, मैं अपनी बात करूं, मेरा किस चीज को लेके झुकाव रहता है, लाइक टीचिंग। टीचिंग बड़ा इशू नहीं होता, टीचिंग कोई बहुत मेजर बात नहीं होती। टीचिंग हम कैसे आसान बनाए, मैं आपके पेपर्स पे कैसे वर्कआउट करूं, मैं आपके पेपर्स के एक एक कंसेप्ट पे कैसे वर्कआउट करूं, ये मेरा झुकाव रहता है। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट को जब हम समझते हैं, अगर मेरी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से एक अलग सी अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरा झुकाव होगा। तो वो झुकाव कैसे होता है, जब आप इंटरेस्ट रखते हो। तो इस झुकाव वर्ड को हम प्रोक्लिविटी कहते हैं। 2 उदाहरण लिए हैं यार मैंने यहाँ पे समझने के लिए, आप और उदाहरण लिख सकते हैं। ऑफिशियल शांति वर्मा जी कह रहे हैं, मैडम तुसी 10वीं ਦੇ टीचर प्रभजोत वर्गे लगते हो। चलियो यार, मैं क्या कहूँ, मैंने नहीं देखा उनको, बट ठीक है, थैंक यू। सत श्री अकाल निशा जी। नेक्स्ट वर्ड समझते हैं, गटेड। गटेड का जो पहला मतलब होता है, दैट इज अपनी बॉडी से आंतड़ियां बाहर निकाल देना। आंतड़ियां बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं हमारे, लीवर है, स्टमक है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है, रेक्टम है, ऐसे कोई भी पार्ट को बाहर निकाल देना या सारे पार्ट बाहर निकाल देना। एनिमल्स के यूजुअली लोग बाहर निकाल देते हैं पार्ट्स। आई डोंट नो वो क्या करते हैं, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग उसको यूज करते हैं, आई डोंट नो व्हाट दे डू। ऑर्गन्स को बाहर निकालना अंदर से, उसे हम क्या कहते हैं, गटेड कहते हैं। ऑर्गन्स को जब अंदर से बिल्कुल खत्म कर देते हैं।
नेक्स्ट, गटेड का जो दूसरा मतलब होता है दैट इज किसी बिल्डिंग को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देना। बाहर से वो एज इट इज लग रही है, अंदर से पूरी की पूरी बिल्डिंग को मतलब तोड़ फोड़ कर देना, क्योंकि वो बनाना चाहते हैं शायद से अंदर से दोबारा से मॉडर्न तरीके से बनाना चाहते हैं, कंटेम्प्ररी तरीके से बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अंदर से सारा का सारा जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, ये होता है हमारा गटेड का मतलब। तीसरा मतलब भी है गटेड का भाई, तीसरा मतलब भी समझ लेते हैं। तीसरा मतलब क्या होता है, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है, कारण कुछ भी हो, वो दुखी है, वो डिवास्टेड है, तो कोई इमोशनली मतलब परेशान है, उसके लिए गटेड वर्ड यूज होता है। व्हीकल्स के लिए हाँ जी, किसी भी चीज को अंदर से खत्म कर देना, खाली कर देना, उसके लिए गटेड यूज हो जाता है। एनिमल्स के लिए, बॉडी पार्ट्स के लिए यूज होता है, या मशीन पार्ट्स के लिए यूज होता है, तो हाँ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज हाइटियस। हाइटियस में दो, समझने के लिए मैंने दो उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण ये है, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, जनरली लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम आता है, हाँ जेंट्स के साथ भी आता है, जब उनकी नी में एक गैप भर जाता है, एक सीक्वेंस खत्म कर देता है, जॉइंट में गैप आ जाता है, जिसकी वजह से उनको पेन स्टार्ट हो जाता है उन्हें, इनकी वजह से वो चलने, जो एक सीधे चल पाते हैं वो नहीं चल पाते, उनको चलने में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो किसी चीज में गैप आना है ना, इंटरप्शन होना, इंटरप्शन को दूसरी तरह से हम समझेंगे, लेकिन हाइटियस का मतलब होता है कहीं पे गैप आना। मेरे को गैप से रिलेटेड ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा था, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस एग्जाम्पल, नी का एग्जाम्पल मैंने लिया है। नेक्स्ट, गैप आना, सीरीज में गैप आ जाना, इंटरप्शन हो जाना, या फिर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाना। कोरोना काल में क्या हुआ था, ये जो आप सारे ये देखते हो सीरीज कपिल शर्मा का शो, ये रुक गया था, ये कुछ समय के लिए बंद हो गया था, ये कुछ समय के लिए, ये क्या, जितने सीरियल थे, जितने मुंबई में जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, उसमें तो 2 महीने के लिए सारे के सारे सीरियल जो थे वो बंद हो चुके थे, उनमें सीक्वेंस में गैप आ गया था, इंटरप्शन आ गया था। ठीक है, लेकिन दूसरे कोरोना काल में, दूसरा जो लॉकडाउन लगा था, उसमें सीरियल्स वाले ने क्या किया, लोग गोवा चले गए, वहां रिजॉर्ट में रह के उन्होंने शूटिंग्स कर ली, आउटर एरियाज में वो चले गए, दूर चले गए, और एक रिजॉर्ट में रहकर उन्होंने शूटिंग्स की, और अपनी जो कहानी का जो एक सीक्वेंस है वो किसी और मोड़ पे लेकर उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा था दूसरे वाले लॉकडाउन में। लेकिन अगर कोई चीज में ब्रेक आता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि हाइटियस है। स्कूल का एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना, ऑफिस का एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई जो फैमिली वेब सीरीज आ गई है उनका एग्जाम्पल ले सकते हो, शोज का एग्जाम्पल ले सकते हो, या कोई भी इवेंट जो शुरू से चलता आया है लेकिन बीच में ब्रेक आ गया, उसे हम हाइटियस कहेंगे। नेक्स्ट, लखविंदर सिंह जी कह रहे हैं मैम मेरी क्लास रह गई, आप दोबारा से देख लेना, डजेंट मैटर, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। गुरपाल सिंह जी कह रहे सस्पेंस क्रिएट होना, किस चीज में क्रिएट हो गया सस्पेंस, सॉरी मैं समझ नहीं पाई गुरपाल जी। रजिंदर कौर कह रहे हैं आप बहुत अच्छी एग्जाम्पल देते हो, आई जस्ट ट्राई यार, जितना प्रैक्टिकली हम चीजों को समझेंगे ना, उतना प्रैक्टिकली हम अपने दिमाग को तेज करते हैं, प्लस हमें वो वर्ड्स कभी भी नहीं भूलते। लिवरेज का मतलब क्या होता है समझते हैं। लिवरेज का जो बॉयज है ना, वो बड़ी जल्दी इस चीज को समझ जाएंगे, गर्ल्स भी समझ जाएंगी, लेकिन बॉयज ये यूज करते हैं, जनरली गर्ल्स भी चलाती हैं। ठीक है, लीवर से फोर्स लगाकर गाड़ी को ऊपर उठाना। तो किसी चीज को, गाड़ी को, मैंने गाड़ी का उदाहरण लिया है, किसी चीज को फोर्स लगाकर ऊपर उठाना इज लीवर। क्या होता है लीवर, जो गाड़ी के
गियर सिस्टम को भी लीवर कहते हैं, लीवर इसको भी कहते हैं। किसी फोर्स को यूज करके लिफ्ट करना ऊपर, उस फोर्स को भी हम लीवरेज कहते हैं। या फिर उठाना, ऊपर उठाना, पुश करना ऊपर, जैसे एक झूला होता है ना सीसा का, एक तरफ से नीचे जाता है, फिर फोर्स लगती है, फिर ऊपर जाता है, फिर दूसरा इंसान नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो वो जो फोर्स यूज हो रही है ऊपर नीचे आने की, उसे हम लीवरेज कहते हैं। दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ ले दिए हैं, झूले का एग्जाम्पल मैंने ले लिया है और एक दूसरा कार का एग्जाम्पल ले लिया है। दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरी जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको भी समझा देते हैं, उनके भी एक टर्म है लिवरेज, एक टर्म है कॉमर्स स्टूडेंट्स में। अकाउंट्स में जनरली ये वर्ड यूज होता है। इसका मतलब क्या है, जब कोई इंसान के पास पैसा नहीं है लेकिन वो क्या करेगा, वो किसी से उधार लेगा। उधार तो बहुत तरीकों से लिए जा सकते हैं। उधार में वो लोन भी ले सकता है, वो क्रेडिट भी ले सकता है, वो किसी से बैंक से लोन भी ले सकता है, वो किसी और से भी उधार ले सकता है, उधार, ठीक है। तो उस उधार को लेकर वो क्या करेगा, उसका जो काम है वो किसी और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देगा। उस उधार को लेकर वो कोई और बिजनेस को स्टार्ट कर लेगा, या उस उधार को या लोन को पास करा के, सैंक्शन करा के वो कुछ और काम कर लेगा। तो उसे भी लीवरेज कहते हैं। लीवरेज का जो अकाउंट्स में मतलब होता है, दैट इज कि कहीं से लोन लिया और कहीं और जाके इन्वेस्ट कर दिया। ये आसान भाषा में मैं समझा सकती हूँ। बिजनेस नया खोल लिया, या फिर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, या फिर अपना कुछ और निजी काम कर लिया, है ना, कोई अपना और काम कर लिया। तो लोन लिया, पैसा उधारी लिया, हमारे पास पैसा नहीं था, पैसा लिया और उसे आगे इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अडहेयर। अडहेयर का मतलब होता है किसी धारणा से को किसी धारणा को समझना, किसी धारणा को मानना, किसी धारणा से जुड़े होना। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है एक श्लोक का, श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का। जब हम श्री ग्रंथ साहिब जी पढ़ते हैं, उसमें भी श्लोक होते हैं, उसमें भी ये धारणा है कि किसी चीज को मानना, किसी प्रिंसिपल को मानना। मैंने यहाँ श्लोक का उदाहरण लिया है, कर्मण्येवाधिकारे रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भूर्मा ते संगो स्वत कर्माणि। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, कर्म के फलों से अटैच नहीं होना चाहिए। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें फल मिलेंगे तो ही कर्म करना है, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, हमें फल तो मिलते ही नहीं है तो हम कर्म नहीं करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति इस सोच को लीड करता है, सोच क्या थी, ये श्लोक को लीड करता है, ये प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो वो क्या हो गया, वो अडहेयर हो गया। मतलब वो कहता है, वो इस कंसेप्ट को समझता है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि मुझे तो अपना कर्म करना है, रिजल्ट देना ऊपर वाले के हाथ में। आपको आपकी भाषा में समझाऊंगी, ये डीप लेवल की बातें हैं, आपको आपकी भाषा में आपके अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल यहाँ दूंगी। सपोज हम कहते हैं मेरा काम है एग्जाम को अच्छे एफर्ट्स लगा के देना। मेरा काम क्या है कि मैं ऐसा कोई भी कंसेप्ट को छोड़कर ना जाऊं जिसके क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ सकते हैं। सिर्फ मेरा ये काम है। मेरा ये काम नहीं है कि मेरे को इतना फल तो आना ही चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करी है, मेरे को इतने ही नंबर मिलने चाहिए। फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। मेरा कर्म क्या है, मैं अच्छे से काम करूं, मेरे एक्शंस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर हमारे एक्शंस में कोई कमी नहीं है ना, तो फलों में भी कमी नहीं रहेगी। लेकिन अटैचमेंट नहीं बनानी, जो ये बात समझ रहे हैं, अटैचमेंट नहीं बनानी, ठीक है। तो सपोज कोई व्यक्ति किसी भावना को समझता है, किसी बिलीफ को फॉलो करता है, उसके साथ वो अडिग रहता है, उसे हम अडहेयर कहते हैं। नेक्स्ट इसका मतलब होता है अडहेयर का किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज के साथ जुड़ना, किसी के साथ फर्मली स्टिक होना। एग्जाम्पल के लिए जैसे बैंडेज हम यूज करते हैं,
बैंडेज जब हम लगाते हैं, खोल के कहीं पे लगाते हैं, सर पे, माथे पे या कहीं पे भी, तो अगर उसका स्टिक फर्म है तो उसे हम कहेंगे अडहियर। ठीक है, वो अच्छे से जुड़ रहा है, खुल नहीं रहा। अगर हम पानी इस्तेमाल करेंगे तो वो अडहियर नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल वॉलपेपर का मैंने यहाँ लिया है। वॉलपेपर का हम उदाहरण ले सकते हैं। ये वॉलपेपर जब तक वॉल के साथ फर्मली अटैच नहीं होगा, वहां पे प्रॉब्लम जो है आती है, क्योंकि वो भद्दा लगता है और वो बार बार ओपन खुल जाएगा और आपके टीवी को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो जो हमारी ग्लू है, ग्लू को हम अडहियर कहते हैं। अच्छे से ग्रिप बनना, उसे हम अडहियर कहते हैं। आई होप ये वर्ड्स आपको समझ आए। मैं डीप लेवल पे मुझे जाना पड़ता है, डीप कंसेप्ट को टच करना पड़ता है, बहुत जरूरी हो जाता है डीप कंसेप्ट को समझना, वरना क्या होगा, हमें एक्चुअल मीनिंग ही कभी समझ नहीं आएगा। मीनिंग बहुत सारे होते हैं। मेरी कोशिश ये है कि एग्जैक्ट मीनिंग मैं आप सभी के सामने लेकर आऊं। चलिए गाइस, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल का असाइनमेंट किया था। प्री कश्यप एज यूजुअल, प्रियंका वर्मा जी रेगुलर हैं, अनुज लोत्रा जी रेगुलर हैं, दीप मौर्य जी कल से स्टार्ट किया है एंड रेगुलर स्टूडेंट हैं। ये भी आकांक्षा गुप्ता जी, वेरी गुड, आप भी रेगुलर हैं, आप भी बहुत टाइम से जुड़े हैं और आप भी रेगुलरली आंसर्स करते हैं। मीनू शर्मा जी रेगुलर हैं। अबीर कुमार जी, आई थिंक सो न्यू, फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम इन्होंने कमेंट किया है। रजिंदर कौर जी रेगुलर हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स लगा के दोबारा से सेशंस को देखते हैं। मुझे पता है टाइम बहुत कम रहता है, फिर भी सेशंस को देखते हैं, सारी वोकैबुलरी को नोट डाउन करते हैं, रूल्स को लिखते हैं और फिर कमेंट सेक्शन में आंसर्स को देते हैं। तो हमारे क्वेश्चन जो थे, जो इन्होंने आंसर किए थे, वो ये थे, ऐसा कौन सा इंसान है जो टिश्यू को एग्जामिन करता है, फ्लूइड को एग्जामिन करता है, यूरिन को एग्जामिन करता है, स्टूल को एग्जामिन करता है, ब्लड को एग्जामिन करता है, उसे हम पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। ये वर्ड कैसे डिराइव हुआ है? पैथोस का मतलब होता है डिजीज, ठीक है, और लॉजिस्ट का मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो ये वो इंसान है जो मदद करता है, जो भी डिजीज है उसको ट्रीटमेंट, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, उस चीज को वो एग्जामिन करता है, सो दैट जो भी पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जाए अपनी रिपोर्ट्स को लेकर, जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम है वो डॉक्टर उनको बताए। तो ये कौन इंसान होता है? पैथोलॉजिस्ट होता है। Next is his painting shows that he is a great, पेंटिंग कौन बनाता है? आर्टिस्ट बनाता है। बाकी वर्ड हमें आते हैं। आर्टिस्ट क्या क्या बना सकते हैं? आर्ट भी बना सकते हैं। कारपेंटर लकड़ से जो लकड़ से सामान बनता है वो कारपेंटर बनाता है। आर्टिसन कौन होते हैं? आर्टिसन समझ लेते हैं। आर्टिसन जो हैंडीक्राफ्ट वाले काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, इंडियन क्राफ्ट्स है ना, इस तरह से जो हाथ से काम करते हैं, कोई भी काम जो हाथ से होता है ना, ये आर्टिसन। वरांगल रग का मैंने एग्जांपल लिया है। ये लेडी जो है कपड़े से रिलेटेड शॉल भी बना रही है, या कोई किसी तरह की कोई शीट बना रही है, कपड़े का कोई काम कर रही है, हाथ से कर, जो स्किल यूज होती है उसे हम आर्टिसन कहते हैं। तो ये थे हमारे कल के असाइनमेंट। आज के जो असाइनमेंट है वो ये है, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसे हम क्या कहते हैं? ये मैं बात करूं वोकैबुलरी, ये हमने किया हुआ है, ये आपको आता होगा, ठीक है। ये वोकैबुलरी वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैंने लिया है क्वेश्चन, ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम असाइनमेंट का। स्पेलिंग करेक्ट वाला आपने मुझे देना है, करेक्ट करके, है ना। ये 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से जो करेक्ट बना है वो आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। तो गाइस, जिसने भी बैच परचेज नहीं किया है वो बैच परचेज कर सकते हैं। P+P का बैच है, महापैक है, वो आप खरीद सकते हो। महापैक अगर आप देखोगे P+P का बैच, उसका जो प्राइस वो दिखा रहा है 7,999 का दिखा रहा है। ये कोड लगाओगे, अड्डा की ऐप से परचेज करोगे कॉइन्स को यूज करके, ये बैच आपको 1759 रुपीज में मिल जाएगा। पंजाब का महापैक है 1 ईयर की वैलिडिटी वाला और 2 इयर्स की वैलिडिटी वाला, 13,999 रुपए में मिल रहा है।
अगेन Y356 कोड को यूज करोगे, ये बैच आपको 3079 रुपीज में मिल जाएगा। PSSB की बुक अवेलेबल है अड्डा के स्टोर पे, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी वाला 4079 में मिल जाएगा। Y356 कोड लगाने के बाद Y356 कोड लगाने के बाद जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे उसमें डायरेक्टली आपको 78% का बेनिफिट होगा, 77% का इस कोड को यूज करने से, और 1% आपको अड्डा ऐप से परचेज करने पे मिल जाता है। सनी जी कह रहे हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। सनी जी कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखेंगे, जैसे ये वीडियो बंद होगा उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे, फिर हम उन स्टूडेंट्स के नाम नेक्स्ट डे अनाउंस करते हैं जिन्होंने आंसर्स दिए हैं। ठीक है, आई होप ये सेशंस आपको पसंद आते हैं। हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट में नए क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे और नए क्वेश्चंस के ऊपर वर्कआउट करेंगे। अगर आप कुछ भी क्वेश्चंस के ऊपर वर्कआउट चाहते हैं कि ये क्वेश्चंस ज्यादा होने चाहिए मॉक टेस्ट में, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। विल ट्राई उन क्वेश्चंस के ऊपर, उन पैटर्न्स के ऊपर हम वर्कआउट जरूर करें। हमारी कोशिश यही होगी कि यार ये जितने भी मॉक टेस्ट है ये आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहें। जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वो प्रीवियस सेशंस को जरूर देखें, उसमें बहुत कुछ है सीखने को। धीरज जग्गी, अगर आपको बुक परचेज करनी है वही है, वहां से आपने क्या करना है, लेट मी शो यू, मैं एक बार दिखा देती हूँ। अगर तो आप अड्डा की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा सबसे पहले। देखिए यहाँ से मैंने अड्डा की ऐप खोल ली, adda247.com। मैंने ऐप ओपन किया, यहाँ पे ऊपर पंजाब टाइप किया, सर्च बॉक्स में जाके सर्च बॉक्स में पंजाब लिखा। पंजाब से रिलेटेड जितना कंटेंट अवेलेबल है वो आपको सारा का सारा दिख जाएगा। अब आप PSSB की बुक परचेज करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये बुक है नीचे, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर PSSB क्लर्क 2021। ये बुक को मैंने ओपन किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं 999 का ये बुक है। बाय नाउ ऑप्शन में जाएंगे, बाय नाउ के बाद अपना नाम लिखेंगे। मैंने रैंडमली कुछ भी भर दिया है, रैंडमली अपना नंबर भरा है, रैंडमली अपना ईमेल भरा है, या आप लोग अपने करेक्ट डिटेल्स भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर कूपन कोड आ जाएगा, यहाँ पे मैंने कूपन कोड अप्लाई कर दिया Y356। उसके बाद उसी के बगल में अप्लाई ऑप्शन है, वो अप्लाई ऑप्शन करते ही 229 रुपए में ये बुक मिल गया। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद वो ऑप्शंस मांग रहा है कि पेटीएम से परचेज करना है, डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट से करना है, नेट बैंकिंग से करना है, यूपीआई से करना है। सपोज आप पेटीएम के अलावा आपके पास कोई और माध्यम है, भीम ऐप है, तो उसमें आप यूपीआई में जा सकते हैं, अदर वॉलेट्स में जा सकते हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अड्डा की ऐप से परचेज कीजिएगा तो अप्लाई कोड के साथ साथ कूपन्स कॉइन्स का एक ऑप्शन आता है, उसे आप मार्क कर लेंगे। उस ऑप्शन को जब आप मार्क करेंगे 1% एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलता है। इस तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं अड्डा की ऐप से। एक चीज और गाइस इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज करें, जरूरी है उसके बारे में डिटेल्स को जानना। सपोज मैंने पंजाब PSSB बैच को परचेज करना है, हम कोशिश करें इसका स्टडी प्लान जरूर पढ़ लें एक बार, हम कोशिश करें इसके बारे में जो डिटेल्स गिवन है हम उसको भी एक बार जरूर पढ़ें। सपोज मुझे महापैक परचेज करना है, मेथड वही है परचेज करने का जैसे मैंने सिखाया है। महापैक आपको परचेज करना, ये महापैक ऑलरेडी गिवन है, पंजाब का महापैक है 24 मंथ्स के साथ, मुझे ये परचेज करना है। तो मेरी कोशिश ये हो सबसे पहले मैं इसकी डिटेल्स पढूं, फिर उसके बाद मैं बाय नाउ पे जाऊं और सेम मेथड को फॉलो करूं। ये पंजाब अड्डा 24/7 की ही बुक है अपनी, ठीक है, PSSB की बुक है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स जो हैं अवेलेबल हैं, इसमें मॉक टेस्ट भी गिवन है। आप इसकी डिटेल्स एक बार जरूर पढ़ लें, इसमें आपको डिटेल स्टडी मिल जाएगा। महापैक की अगर मैं बात करूं ना, महापैक क्यों बेनिफिट
बेनिफिशियल होता है। देखो गाइस, महापैक में ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको गिवन है, आपको इंडिविजुअली परचेज नहीं करना है। यानी कि लाइव क्लासेस आपको मिल रही है, टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है, रिवीजन बैच आपको मिल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल रही है, ई बुक्स आपको मिल रही है, ये कोर्सेज अवेलेबल है स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, जैसे लॉन्च होंगे वो आपको मिलेंगे। और ये जितने भी पेपर्स हैं और अपकमिंग पंजाब एग्जाम्स 2 साल के अंदर, वो सब आपको मिलेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट कितने अवेलेबल हैं वो भी आप देख सकते हो, कितने मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो 518 के करीब मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। देखिए 513 मॉक टेस्ट हैं, 4 ई बुक्स आपको अवेलेबल हो रही हैं, जिसमें ये PSSB की ई बुक है, वो सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी नहीं है, ठीक है। और PSSB की जनरल जीके की बुक है, वो अवेलेबल हो जाएगी। इस तरह से ये सारी चीजें आपको महापैक में मिल जाएंगी, आप परचेज कर सकते हैं। मंगला देवी 12 बजे मेरी क्लास शुरू होती है, और अगर पंजाब अड्डा का आप स्केड्यूल पूछ रहे हैं तो 8 बजे पहली क्लास होती है, अदरवाइज 12 बजे हमारी इंग्लिश की क्लास होती है। होमवर्क मनदीप कौर यहाँ नहीं देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। जैसे ही वीडियो खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाके आप होमवर्क का आंसर देंगे, ठीक है। तो ये कोड याद रखना है Y356, ये कोड को यूज करते डायरेक्टली 78% का बेनिफिट मिलेगा। अड्डा की ऐप से परचेज करने पे 1% और बाकी का 77% कोड से। तो गाइस, मिलते हैं कल फिर दोबारा से 12 बजे हमारा टाइमिंग्स रहता है अड्डा पे। आज हमने मॉक टेस्ट 1 किया है, कल हम मॉक टेस्ट 2 करेंगे। तो इसी तरह से आपके एग्जाम तक हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, इसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। सो थैंक यू।